इस लेक्चर में हम बात करेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? एक एक छोटी से छोटी बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। सवाल यह है कि सर आपने ये क्यों कहा है कि टू डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड, और टू डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? पढ़े आप लोग कहीं और भी होंगे, ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं पढ़ाया हो, लेकिन कंसेप्ट शायद आपके क्लियर ना हुए हो तो आज हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने मान लिया माइनस वाई एक्सिस से प्लस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस से प्लस वाई एक्सिस की तरफ चलती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एस्टेब्लिश किया इस तरीके से अलोंग वाई एक्सिस। किस तरफ? अलोंग। लेकिन उनकी संख्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बढ़ाई आपने एक्स एक्सिस की तरफ, तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट यहां लाइज कर गए, इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायमेंशनल। कांसेप्ट क्लियर? वाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, एक्स एक्सिस की तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती है। अब मैंने कहा है यूनिफॉर्म, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की समांतर दूरी। कॉन्सेप्ट क्लियर? और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो दूरी होगी वो समांतर होने के साथ साथ उनके डायरेक्शन भी सेम होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब निकालना हमें टॉर्क, और किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? जैसे कि HCl का मॉलिक्यूल, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस HCl के मॉलिक्यूल को अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दूं तो ये रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। अब सवाल है रोटेट होने के लिए कितना फोर्स इस पर लगाया जाएगा, उस कपल ऑफ फोर्स को टॉर्क कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से। मैंने मान लिया ये किसी एक सेंटर के अलोंग, सेंटर ऑफ मास के अलोंग फिक्स है, इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लगेगा, ऑटोमेटिकली इधर से फोर्स लगेगा और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर घूमना स्टार्ट कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? जिस कपल ऑफ फोर्स ने इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, जो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस कपल ऑफ फोर्स को ही टॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉर्क कहा जाता है। अब ध्यान देंगे जरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हमें बताया जाता है कि एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर और स्ट्रेंथ बिल्कुल अपोजिट है, जिसका सेंटर ये मान लेते हैं हम, और इन दोनों के बीच की दूरी हम 2a कंसीडर कर लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, 2a या L। कांसेप्ट क्लियर? अब जिस बच्चे ने अगर पहले लेक्चर अटेंड भी नहीं किया उसे समझ आ जाएगा टॉपिक। मैंने मान लिया मेरा मार्कर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये किसी थीटा एंगल पर गिर गया। अब मैं आपको थीटा मानना भी सिखाऊंगा, किस तरीके से थीटा मानते हैं। आप लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं और सब भूल जाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब दिमाग लगाइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नीचे से ऊपर की तरफ गया तो किसी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली होगी। जिस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली होगी वो पॉजिटिव चार्ज कहां रहा होगा? नीचे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी नेगेटिव चार्ज में पहुंचनी होगी, जिस नेगेटिव चार्ज में पहुंचनी होगी वो नेगेटिव चार्ज ऊपर होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव नीचे से ऊपर की तरफ चला। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है आपके 100%? अब जरा ध्यान दीजिएगा, पूरा दिमाग लगाइए अपना। माय डियर, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर मैं ऐसा नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लेता हूं तो डाइपोल इस तरफ घूमेगा, अगर मैं इसे पॉजिटिव कंसीडर करता हूं तो ऊपर की तरफ घूमेगा। कांसेप्ट क्लियर? मैंने नेगेटिव कंसीडर किया तो डाइपोल इस तरफ जाएगा यहां से, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो डाइपोल इस तरफ घूम जाएगा। कांसेप्ट क्लियर? रोटेशन स्टार्ट, और रोटेशन के लिए जो फोर्स, जो कपल ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसे टॉर्क कहा जाता है, उसी का आपको डेरिवेशन करना है। कांसेप्ट क्लियर? समझ आ गया? अब ध्यान देंगे,
नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल की स्ट्रेंथ चलती है, जिसे फिजिक्स की लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चलता है क्लास 11th में। तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में नेगेटिव माइनस क्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चलता है, तो डाइपोल मोमेंट चला माइनस टू प्लस। अब ध्यान देंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डाइपोल मोमेंट इधर, तो दोनों के बीच का एंगल, तो थीटा यहां भी इतना ही होगा और थीटा यहां भी। कंसेप्ट क्लियर? अब ध्यान देंगे आप, जब आप या तो इसके थीटा मान लीजिएगा या इसे थीटा मान लीजिएगा, मैंने इसे थीटा मान लिया, दोनों बराबर ही एंगल है। अब मैं यहां सिर्फ इतनी थ्योरी लिखूंगा जितनी बोर्ड एग्जाम में मुझे पूरे नंबर दे दे। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment p vector and theta is the angle between dipole moment p vector and electric field E vector। यहां से ज्यादा आप थ्योरी नहीं लिखेंगे, बस बात खत्म। कंसेप्ट क्लियर? वो नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर बुक ली और नोट्स चेपना स्टार्ट कर दिया, इतनी थ्योरी सफिशिएंट है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब ध्यान देंगे आप, टॉर्क क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। अब फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो समझ आ गया कि इस फोर्स की जगह ये वैल्यू रखनी है। कंसेप्ट क्लियर? अब वैल्यू किस तरीके से समझेंगे जरा ध्यान दीजिए। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो मैंने F1 वेक्टर मान लिया या F1 मान लिया, जो किसके बराबर होगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस तरफ रोटेट करेगा इसे, और जो इस तरफ फोर्स लगेगा वो F2 मान लिया मैंने, जो माइनस क्यू ई के बराबर होगा। तो मैंने ध्यान दिया F1 F2 के बराबर होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैंने फोर्स को क्या मान लिया? मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फोर्स तो समझ आ गया सर, आपने ये लिखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप हमेशा, ये एंगल थीटा है तो इसके एंगल आप सामने, ये अल्टरनेट से थीटा एंगल हो जाएगा, और इसके सामने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी भी चार्ज तक का, उस डिस्टेंस को आप आर्म ऑफ कपल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी हम क्या मानते आए हैं हमेशा से? ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने का, इसे x मान लीजिएगा। फ्रॉम फिगर से x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है साइन थीटा के, तो x इज इक्वल टू आया है 2a साइन थीटा, जो कि वास्तविक तौर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर है। किसके बराबर है? Put these two values in this formula। टॉर्क को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस सिंबल का नाम टो होता है। टो इज इक्वल्स टू आया 2a sin थीटा इंटू क्यू ई। अब बच्चे q इंटू 2a को आप लिखेंगे p, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। यहां तक आप डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी वहां आते हैं। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं जी आपसे, इस टॉपिक से रिलेटेड सीबीएसई, आईएससी, मेडिकल, नीट वीट कुछ भी हो, बायोटेक्नोलॉजी, और आपका सीयूईटी और मेंस तक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इस टॉपिक को ध्यान से समझते चले जाए। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आप इसे किस तरीके से लिखेंगे? साइन थीटा, ध्यान दें,
ध्यान दीजिए बच्चे जरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल आपने थीटा लिया था। तो जब थीटा साइन थीटा आप रिमूव करते हैं तो दो वेक्टर्स के बीच क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, तो आप वेक्टर फॉर्म में इसे इस तरीके से लिखेंगे। कंसेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? कंसेप्ट क्लियर? इसके बाद अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आते हैं इस पर। वो पढ़ाना सबसे मेन सबसे टफ चीज होती है, बच्चे को कंसेप्चुअल क्वेश्चन सिखाना, और आप खुद में खुद सीख जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम आपके दिमाग में एकदम आ गया, सर इसकी ना मैक्सिमम वैल्यू तब होगी क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, वो भी कांस्टेंट है। जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तब टॉर्क मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो आप कहेंगे टॉर्क मैक्सिमम के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये थीटा 90 डिग्री आ गया तो टॉर्क की वैल्यू आपके पास होगी Pe। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसेप्ट क्लियर? अब सवाल आया कि सर मिनिमम वैल्यू क्या होगी? यहां दो केसेस होंगे, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होती है तब भी साइन 0 0 होता है, और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है साइन 180 भी 0 होता है। तो दोनों ही केस में टॉर्क 0 होगा। अब बच्चे यहां दो कंडीशंस हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज सेड टू बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कहा जाता है? एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट इज सेड टू बी द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। कंसेप्ट क्लियर? अब इसे मैं समझाऊंगा, बोर्ड भर गया, आप तब तक नोट्स कीजिए, मैं वीडियो पॉज करता हूं, ठीक है? यहां तक लिखो जल्दी फास्ट। अब देखिए जरा, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जनरेट किस तरीके से होता है। मैंने मान लिया किसी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड को पहुंचना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे दिखाई दी, ठीक है? अगर मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरीके से रख दूं कि उसका डाइपोल मोमेंट पैरेलल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, डाइपोल मोमेंट भी ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, तो दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। अब देखिएगा डाइपोल मोमेंट ऊपर किस तरीके से चलेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है तब डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा और ऊपर की तरफ चलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। सवाल यह है कि अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे है? भाई पॉजिटिव चार्ज कभी नेगेटिव चार्ज को रिपेल नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को कभी रिपेल नहीं करेगा। इस कंडीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? तो 0 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से निकल गया, what will be the value of the torque acting on an electric dipole in the uniform two-dimensional electric field if dipole is in stable equilibrium? तो आप क्या कहेंगे? 0 डिग्री एंगल तो टॉर्क भी 0। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% क्लियर? अब सवाल है जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस तरीके से है। मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचना है। फिर मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा, यहाँ पर डाइपोल इस तरीके से रखा कि नेगेटिव चार्ज ऊपर हो और पॉजिटिव चार्ज नीचे हो, तब डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, और थीटा की वैल्यू बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 180 डिग्री। आंसर क्लियर? बच्चे ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव चार्ज बार बार रिपेल करने की कोशिश करेगा इस नेगेटिव चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज को, और इस कंडीशन को कहा जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल। अब आप यहां ध्यान देंगे, टॉर्क यहां भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल रखा हुआ है। अगर ये हल्का सा भी रोटेट होता है किसी 1 डिग्री एंगल पर भी,
तब इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। कंसेप्ट क्लियर? अदरवाइज जब तक ये 180 डिग्री एंगल पर रहेगा तब तक ये फंसा रहेगा लाइक पोल्स के बीच। कंसेप्ट क्लियर? और रोटेशन नहीं होगी। अब यहां से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो नेट टॉर्क है उसका डेरिवेशन कीजिए, उसका फॉर्मूला बताइए, या टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम टॉर्क कब होगी। मिनिमम टॉर्क जब होगी उसकी कोई दो कंडीशंस होती हैं, एक को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, वो क्या है, उसकी नॉर्म्स क्या है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, उसकी कंडीशंस क्या क्या है। किसी पर भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद एक इससे छोटा सा आसान सा कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल किस प्रकार का होगा जरा ध्यान देंगे। आपको कहा जाएगा कि टॉर्क निकालिएगा अगर दो चार्जेस 10 माइक्रोकूलाम्ब एंड -10 माइक्रोकूलाम्ब 10 माइक्रोमीटर पर रखे गए हैं, तो जो 2a है वो 10 माइक्रोमीटर होगा। 10 माइक्रोमीटर को लिखेंगे आप 10 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 मीटर एज इट इज, और ये माइक्रोकूलाम्ब। कंसेप्ट क्लियर? माइक्रोकूलाम्ब को क्या लिखेंगे 10 × 10 की पावर -6 कूलाम्ब। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट निकालिए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। आगे समझ? हम डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई गिवन होगा। जैसे कि मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 10 न्यूटन पर कूलाम्ब गिवन है, और आपको बताया जाएगा कि वो डाइपोल मोमेंट या डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। मैंने मान लिया 60 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। अब आपके पास डाइपोल मोमेंट निकालना मैंने आपको सिखा दिया। जो आपके पास 2a होता है वो वैल्यू दोनों चार्जेस के बीच की होती है। कभी आप a की वैल्यू से रख दें तो आंसर गलत आएगा। कंसेप्ट क्लियर? सबसे पहले माइक्रो से आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ज्यादातर आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे उनके अंदर चार्ज भी माइक्रोकूलाम्ब में होगा और दूरी भी हमेशा माइक्रोमीटर में दी जाएगी। यहां से आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, तो सिंपल आपने एक फॉर्मूला लगाया, टॉर्क इज इक्वल टू पीई, आपके पास आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर? 100% क्लियर? ठीक है जी। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है, व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल। ये आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क acting on the dipole, PE. In which condition torque will be the maximum? When dipole moment is perpendicular to the electric field. What is the stable equilibrium condition for the dipole in the uniform electric field when PE parallel to the electric field, or theta is equal to the 0 degree between dipole moment and electric field? What will be the unstable equilibrium condition for the electric dipole in the two dimensional uniform electric field? तो आप क्या कहेंगे, जब थीटा इज इक्वल्स टू, जब एंटी पैरेलल होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट और थीटा होगा 180 डिग्री, देन दिस कंडीशन इज सेड टू बी द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। कांसेप्ट क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑन द डाइपोल। डाइपोल के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा। भाई एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, तो आंसर कितना होगा, 0 होगा। अब ये भी आएगा कि नेट फोर्स कितना होगा। एक कितना फोर्स था, एक कितना फोर्स था, तो कितना होगा नेट फोर्स, 0। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल गए आपके। मेरे हिसाब से 5 और 2 7 क्वेश्चन ये निकल गए। और लास्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन दमदार क्वेश्चन है। क्या, अगर एक डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म, क्या टॉर्क लगेगा उसके ऊपर। आप कहेंगे हाँ लगेगा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, क्या नेट फोर्स वहां होगा। दिमाग लगाइए, यहां इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 इसलिए है क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जितना चार्ज इधर उतना चार्ज इधर, दोनों ने कैंसिल करके आंसर 0। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडेंस्ड होंगी और कहीं दूर होंगी। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ये मैंने कम मान लिया। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो आप अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क भी नॉन जीरो और नेट फोर्स ऑन द डाइपोल भी
नॉन जीरो होता है। कंसेप्ट क्लियर? अब आपके पाप सारे मुक्त हो गए इस टॉपिक को पढ़कर, यहां से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यों आ रहा है। ठीक है जी। अब बात करेंगे हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आएगा इसका, या तो डेरिवेशन नहीं तो क्वेश्चन इस पे, और क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी। जब आप घर जाएंगे एक बार इस वीडियो का जरूर देख लीजिएगा, इसमें से आप नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे सेल्फ, और जो क्वेश्चन इसमें मैं आपसे डिस्कस करता हूं इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, सीयूईटी में, नीट और मेंस तक में भी। ठीक है जी। अब ध्यान देंगे पोटेंशियल एनर्जी, टॉपिक की हेडिंग है मेरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ चलता है और मार्कर मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मैंने मार्कर को इसके अंदर डाल दिया और ये मार्कर किसी θ1 एंगल पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गिर गया। निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप सबसे पहले वर्क को मतलब डाइपोल को रोटेट करने में जो वर्क होगा उस वर्क को कैलकुलेट कीजिए। मैंने मान लिया डाइपोल को मैं यहां से यहां तक रोटेट करता हूं डी थीटा एंगल। कितना? डी थीटा एंगल। ठीक है, आप इतनी थ्योरी लिखेंगे, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P vector placed at θ1 angle in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चे, कंसेप्ट क्लियर? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना वर्क होगा। dw रोटेशनल वर्क का फॉर्मूला होता है dw इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला आपने अभी ड्राइव किया, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो dw इज इक्वल टू आ गया पीई, आगे। अब बच्चे ये तो यहां से यहां तक का वर्क हुआ, मान लीजिए मुझे तो यहां तक रोटेट करना है, तो ये एंगल θ1 था, यहां से लेके कहां तक रोटेट करना पड़ेगा मुझे, θ2 तक। तो टोटल वर्क के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे। जब ये मैंने वैसे डाल दिया था तब एंगल θ1 था, तो वर्क भी कितना था, 0। θ1 एंगल पर वर्क कितना था। अब मैंने θ2 तक रोटेट कर दिया इसे, तो वर्क कंप्लीट हो गया मेरा साइन थीटा, पीई और डी थीटा, ये एज इट इज मैंने लिख दिया। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है और पीई कांस्टेंट चीज है, बाहर ले लिया, और साइन थीटा का डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये चीज आप जो बायोलॉजी का बच्चा है वो ध्यान से लिख समझिएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, पीई, यहां से आया माइनस कॉस, अपर लिमिट लोअर लिमिट। बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन में पहले बाहर ले लूंगा कॉमन, और एक बार थीटा की जगह में अपर लिमिट रखूंगा और इसमें से मैं लोअर लिमिट को। सही मायने में ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया किसी भी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करने का, और यही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वर्क इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। अब यहां से रिलेटेड एक जबरदस्त क्वेश्चन आता है, क्या
व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये क्वेश्चन लिखिएगा जब आप नोट्स बनाएंगे, लिखने में समय व्यर्थ नहीं करूंगा। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री टू 180 डिग्री और फ्रॉम पैरेलल टू द एंटी पैरेलल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्रॉम स्टेबल टू द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 3 क्वेश्चनों का सेम आंसर है। कैसे करेंगे आप? जब मैंने थीटा 1 कहा या पैरेलल कहा या स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा तो थीटा 1 की वैल्यू आई 0 डिग्री, और जब मैंने थीटा 2 कहा या एंटी पैरेलल कहा इस क्वेश्चन में या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा तो थीटा आया cos 0 की वैल्यू बच्चे +1 और cos 180 की वैल्यू -1। प्लेस दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। वर्क निकाल लो, चाहे पोटेंशियल कह दिया गया हो -PE। cos थीटा 2 कितना हो गया बच्चे? -1 और माइनस यहां पर है और अंदर +1, प्लस माइनस तो W इज इक्वल टू -PE -1 -1, W इज इक्वल टू -PE और -2 एज इट इज, ये आपके पास आ गया 2PE। इट इज द maximum amount of work done to rotate an electric dipole in the uniform electric field also। concept clear? 100% समझ आया? पक्का? नोट कीजिए फास्ट।